तो आज हम पढ़ेंगे इंसॉल्वेंसी अकाउंट। इंसॉल्वेंसी अकाउंट्स के बेसिक्स पढ़ेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि इंसॉल्वेंसी होती क्या है। तो इंसॉल्वेंसी समझने के लिए हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि इंसॉल्वेंसी होती क्या है। तो समझेंगे जैसे कि एक आदमी है जिसका नाम है ए, मान लेते हैं इसका नाम, और एक आदमी है जिसका नाम है बी। अब जो आदमी बी है उसने जो है आदमी ए को कुछ पैसे उधार दिए, मान लेते हैं 50,000 रुपये उसने उधार दिए हैं। और 50,000 रुपये जो उसने उधार दे रखे हैं, अब जो आदमी ए है हमारा, हम आदमी ए है जो हमारा, उसके पास मान लिए 1 साल का समय है कि उसको 1 साल में पैसा ये वापस करना है। 1 साल हो जाने के बाद में जब बी आता है ए से पैसे मांगने, तो ए उसको 50,000 रुपये वापस नहीं कर पाता है। जब ए उसको 50,000 रुपये वापस नहीं कर पाता है तो बी जो है वो कोर्ट में केस फाइल करता है ए के ऊपर। और जो है इसके ए के सारे जो एसेट्स होते हैं वो बिक जाते हैं। एसेट्स बिकने के बाद में क्या होता है, एसेट बिकने के बाद में मान लीजिए इसके एसेट 40,000 के ही हुए हैं, लेकिन इसका जो डेट है वो 50,000 रुपये का। अब जो 10,000 रुपये बचे वो ये पूरे नहीं कर पाएगा, तो ये इसकी डेफिशिएंसी कहलाती है और ये इंसॉल्वेंट हो जाता है। इंसॉल्वेंट मतलब दिवालिया हो जाता है। आपने हिंदी में पढ़ा होगा कि दिवालिया होना। तो ये ए जो है हमारा वो दिवालिया हो जाता है। तो ए हमारा जो होता है वो डेटर होता है जिसने डेट ले रखा होता है, और जो सी होता है वो हमारा क्रेडिटर होता है जिसने ए को पैसे दे रखे हैं या नहीं डेट दे रखा होता है। तो चलिए अब हम इसको डेफिनेशन से समझते हैं। अगर हम इसको डेफिनेशन से समझे तो ये है, इंसॉल्वेंसी इज अ टर्म व्हेन एन इंडिविजुअल, यानी कि कोई एक पर्सन, इंडिविजुअल एक पर्सन कहलाता है, जैसे कि सोल प्रोपराइटर या कोई ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है आपका पार्टनरशिप या कंपनी, कैन नो लॉन्गर मीट हिज फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन मतलब जो उसको पैसा देना है टू इट्स लेंडर। लेंडर मतलब होता है देनदार जिसने उसको पैसा, सॉरी क्रेडिटर जिसने उसको पैसा उधार दे रखा है, एज डेट उधारी दे रखी है और उसकी उधारी ड्यू हो चुकी है। ड्यू मतलब अब उसको देना है, पैसा चुकाना है। अब क्या होता है, बिफोर एन इंसॉल्वेंट कंपनी और अ पर्सन गेट इन्वॉल्व इन इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग। इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग मतलब वही कि जो हमारा क्रेडिटर है वो ए के ऊपर केस करेगा, फिर उसके बाद में जो है वो अपनी ऑब्लिगेशंस को मेट नहीं कर पाएगा, यानी कि अपने पैसे चुका नहीं पाएगा। और कई बार क्या होता है, इट विल लाइकली टू बी सॉल्वेंट इन फॉर्मल अरेंजमेंट विद क्रेडिटर्स। अब क्या होता है, कई बार वो क्रेडिटर्स जो होते हैं हमारे, जिन्होंने उधार दे रखा है, उनके साथ में जो डेटर होते हैं हमारे, वो अरेंजमेंट्स कर लेते हैं कि हम आपको जो है थोड़ा कम पैसा दे पाएंगे, या आप मेरा जो है ये गिरवी रख लीजिए उसके बदले। तो ये इसके अल्टरनेटिव होते हैं, या आप पैसे के बदले जो है मेरे शेयर्स ले लीजिए। ये सब अल्टरनेटिव होते हैं पेमेंट को अरेंजमेंट करने के, पेमेंट के अरेंजमेंट करने के। इंसॉल्वेंसी जो होती है वो जब अराइज कब होती है, वो अराइज होती है पुअर कैश मैनेजमेंट से। अगर आपने अपने बिजनेस में कैश मैनेजमेंट सही नहीं रखा है तो इंसॉल्वेंसी अराइज होगी। रिडक्शन इन कैश इनफ्लो, जब इनफ्लो, कैश का इनफ्लो मतलब पैसा आपके पास कम आता है, रिडक्शन हो जाता है कैश इनफ्लो में, तब इंसॉल्वेंसी अराइज होती है। और जब आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाते हैं, आपकी आपकी इनकम से जब एक्सपेंसेस आपके ज़्यादा हो जाते हैं, तब इंसॉल्वेंसी जैसी कंडीशन आ जाती है। ये हो गई मीनिंग। अब इसकी डेफिनेशन समझते हैं जो कि इंडियन सेल एंड गुड्स एक्ट में दे रखी है। तो इसकी डेफिनेशन है कि अ पर्सन इज सेड टू बी इंसॉल्वेंट हु सीज टू पे बिकम ड्यू वेदर इज कमिटेड टू इंसॉल्वेंट और नॉट। जब एक पर्सन, वो इंसॉल्वेंट जब कहलाता है जब वो अपने डेट्स को पे नहीं कर पाता है, तब वो इंसॉल्वेंट कहलाता है। ये डेफिनेशन सेक्शन 2 सेक्शन 8 ऑफ इंडियन सेल गुड्स एक्ट में दे रखी है। अब इसके बाद हम समझते हैं कि हम इसमें अकाउंटिंग करेंगे कैसे। तो अकाउंटिंग करने के लिए हम इसमें दो स्टेटमेंट बनाते हैं। पहला होता है हमारा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स प्रिपेयर करते हैं, और एक हम बनाते हैं डिफिशियंसी अकाउंट। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में कुछ फॉर्मेट होते हैं और कुछ लिस्ट होती हैं, तो उन लिस्ट के जरिए ही हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं। और उसमें जो जो चीज़ें रखते हैं जो हमें लिस्ट में दे रखी होती हैं वो हम पुट करते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में। ये हमारा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का स्टेट ये हमारा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का फॉर्मेट है। इसको अभी हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम समझते हैं कि हमारी इसमें लिस्ट कौन कौन सी दी होती हैं। तो लिस्ट हमारी 8 होती हैं, 8 लिस्ट होती हैं हमारी, जो कि ABCDEFGH करके होती हैं, 8 लिस्ट। तो जो सबसे पहले हमारी लिस्ट आती है वो होती है लिस्ट ए, और लिस्ट ए में हम बताते हैं अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर वो क्रेडिटर होते हैं जिन्होंने हमें लोन तो दिया है, लेकिन उस लोन के बदले हमने उनको कुछ गिरवी नहीं रखा है, तो वो अनसिक्योर्ड है, असुरक्षित हैं, मतलब उनका पैसा डूब भी सकता है अगर हम इंसॉल्वेंट होंगे तो।
अब इसकी जो डेफिनेशन दी हुई है, द लिस्ट इंक्लूड्स ऑल क्रेडिटर, जितने भी हमारे क्रेडिटर हैं उनको, हु डू नॉट पोजेस एनी सिक्योरिटी और इंसॉल्वेंट डेटर, मतलब जिन्होंने हमारी सिक्योरिटी एज अ सिक्योरिटी कुछ गिरवी नहीं रखा है, उनको हम जो है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर वो हमारे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर कहलाते हैं। क्रेडिटर विदाउट सिक्योरिटी फॉल अंडर दिस लिस्ट, जो भी क्रेडिटर है हमारे जिनके पास हमारी कोई भी सिक्योरिटी नहीं है वो इस लिस्ट में आएंगे। तो अब हम बढ़ते हैं अपनी सेकंड लिस्ट की तरफ। ये हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं क्रेडिटर के, अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, जैसे कि ट्रेड क्रेडिटर विदाउट सिक्योरिटी, लोन क्रेडिटर विदाउट सिक्योरिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल पेबल, प्रोमिसरी नोट्स, बिल रिसीवेबल, डिस्काउंट लाइकली टू बी डिसऑनर्ड, सैलरी, वेजेस, रेंट, प्रेफरेंशियल लिमिट। और फिर उसके बाद में हमारी आती है सेकंड जो लिस्ट होती है, हमारी जो सेकंड लिस्ट आती है वो होती है फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स की, जो लिस्ट बी आती है। अब जो हमारी सेकंड लिस्ट आती है वो होती है लिस्ट बी अनसिक्योर्ड, सॉरी फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स की। फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स वो क्रेडिटर होते हैं जिन्होंने हमारी सिक्योरिटी यानी कि कुछ हमसे गिरवी ले रखा है, उसके बदले हमको जो है डेट दे रखा है, मतलब लोन दे रखा है या हमको उधार दे रखा है किसी चीज को गिरवी रख। इसमें जो वर्ड फुल्ली है इसका मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए आपने किसी से 20,000 रुपए का उधार ले रखा है। 20,000 रुपए का अगर आपने उधार ले रखा है तो आपने उसके बदले जो है 20,000 रुपए 20,000 की ही कोई एसेट आपको आपने गिरवी रख रखी है उसके बदले, तब वो फुल्ली क्रेडिटर होते हैं। मतलब आपने फुल अमाउंट के अमाउंट की चीज जो है वो गिरवी रख रखी है अपने क्रेडिटर्स के पास। अगर हम इसको एग्जाम्पल से समझें तो जैसे मान लीजिए आपने किसी भी आदमी से 10,000 रुपए का लोन ले रखा है या 10,000 रुपए उधार ले रखे हैं, और आपने अपना फर्नीचर जो है जिसकी कीमत 10,000 या 10,000 से ज्यादा है, फर्नीचर जिसकी कीमत 10,000 या तो 10,000 है या 10,000 से ज्यादा है, आपने उसको गिरवी रख रखा है, तो आप जो है एक फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर कहलाएंगे। अगर आप उसका पैसा नहीं चुका पाएंगे तो वो आपका एसेट को बेच देगा। मान लीजिए एसेट की कीमत 15,000 है, तो वो उस एसेट्स को बेच देगा, और उस एसेट को बेचने के बाद में उसको 15,000 रुपये मिलेंगे, वो अपने 10,000 रुपये रख लेगा और 5,000 आपको वापस कर देगा। उसके बाद हमारे आते हैं लिस्ट सी। लिस्ट सी होती है हमारी पार्शली सिक्योर्ड क्रेडिटर। पार्शली सिक्योर्ड क्रेडिटर वो क्रेडिटर होते हैं जिनके पास हमने कुछ गिरवी तो रख रखा है लेकिन फुल अमाउंट ऑफ एक्सटेंट तक नहीं रख रखा है। मतलब चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लेते हैं आपने बी से कुछ उधार ले रखा है, 10,000 रुपए का आपने उधार ले रखा है बी से। तो बी से जब आपने 10,000 रुपए का उधार ले रखा है तो आपने उसको मान लीजिए अपना कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर उसको गिरवी रख रखा है, उसके बदले जो उधार लिया है उसके बदले आप कंप्यूटर को गिरवी रख रखा है, और उस कंप्यूटर की वैल्यू 8,000 ही है। अगर उस कंप्यूटर की वैल्यू 8,000 है, मतलब आपने जितना उधार ले रखा है उससे कम है। अगर कोई भी डेट किसी भी जो सिक्योरिटी आपने रखी है उससे कम होता है, तो आप एक पार्शली सिक्योर्ड क्रेडिटर कराते हैं। मतलब उसको वो बेच तो दे एसेट को, उस एसेट को वो बेच तो देगा लेकिन उसको फुल अमाउंट नहीं मिलेगा, उसको 8,000 रुपए ही मिलेंगे और फिर आपको 2,000 रुपए और उसको देने होंगे। अब अगली लिस्ट जो हमारी आती है वो होती है लिस्ट डी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। अब प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हमारे कौन होते हैं? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर वो क्रेडिटर होते हैं जिनके पास प्रायोरिटी, हम उनको प्रायोरिटी या हमारी प्रायोरिटी होती है उनको पहले पे करने की। जैसे कि गवर्नमेंट जो कि हमसे टैक्सेस लेती है, या हमारे वेजेस जो हमारे कर्मचारी होते हैं उनको वेजेस या सैलरी हम देते हैं, तो वो हमारे प्रेफरेंशियल है, मतलब सबसे पहले हम उनको पे करेंगे। उसके बाद हम सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पे करेंगे, फिर उसके बाद में पार्शली, और फिर सबसे लास्ट में अनसिक्योर्ड को पे करेंगे। अब इस चैप्टर में हमारे दो जो है वो एक्ट आते हैं। सबसे पहला हमारा एक्ट जो है वो प्रेसिडेंसी टाउन एक्ट होता है। सबसे पहला जो हमारा एक्ट है वो प्रेसिडेंसी टाउन एक्ट होता है। एक होता है प्रोविन सॉरी प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट। तो दो एक्ट आते हैं हमारे। अगर आप इनको याद नहीं रख पाते हैं तो मैं आपको बताता हूँ इनको याद कैसे रखना है। तो हमारा जो प्री होता है, मतलब जैसे प्रेसिडेंसी में आप देखेंगे प्री, और प्रोविंशियल में देखेंगे प्रो, तो आपको प्री से ये याद रखना है कि अगर प्री आता है तो अगर प्री आता है तो आपको ये याद रखना है कि ये जो है सिर्फ 3 जगह पे लागू होगा। ये एक्ट 3 स्टेट पे ही लागू होता है, बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया पे तो हमारा जो प्री होता है, प्री मतलब होता है छोटा, तो प्री हमारा जो एक्ट होता है वो 3 जगह पर लागू होता है। MKC, MKC यानी कि मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, इन 3 स्टेट पे ही हमारा ये जो एक्ट है ये लागू होगा। बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया पे हमारा प्रोविंशियल एक्ट लागू होगा। प्रो मतलब होता है बड़ा। तो प्रो, अब इंडिया जो है वो हमारा बड़ा है और उसी के अंदर ये तीन तीन स्टेट आते हैं। तो प्रोविंशियल एक्ट हमारा बड़ा एक्ट है, और ये एक्ट जो है वो होल ऑफ इंडिया पे लगता है। और प्रेसिडेंसी एक्ट जो होता है वो सिर्फ 3 स्टेट से लगता है, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। अब चलिए समझते हैं इसमें होता क्या क्या है। तो जो भी अमाउंट जो कि गवर्नमेंट को ड्यू है या गवर्नमेंट अथॉरिटीज को ड्यू है,
वो हमें फुल पेमेंट करना होगा दोनों ही एक्ट्स में। यानी कि अगर मान लीजिए कोई टैक्स हमने जो गवर्नमेंट को नहीं दिया है, या कोई रेंट हमारा बाकी रह रहा है गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पे, तो हमको सबसे पहले वो देना होगा, और फुल देना होगा, मतलब हमको वो पूरा देना होगा। अगर 4,000 तो 4,000 देना होगा, 2,000 तो 2,000 देना होगा। फिर इसके बाद आती है हमारी सैलरीज। सैलरीज जो हमारे वर्कर्स जो हमारे यहाँ काम करते हैं उनको हम सैलरी देंगे, सैलरी ऑफ 4 मंथ बिफोर द डेट द प्रेजेंटेशन ऑफ द इंसॉल्वेंसी। जब हम फाइल करेंगे कोर्ट में इंसॉल्वेंसी, तो उसके 4 महीने पहले की जो भी सैलरी होगी वो हम उनको, जो भी सैलरी होगी वो हम उनको देंगे क्लर्क्स को। पर वो 300 रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर मान लीजिए उनकी सैलरी 50 रुपये पर मंथ, सॉरी, उनकी सैलरी 50 रुपये पर मंथ है, तो 4 मंथ की हुई 200 रुपये, तो हम उनको पूरा पैसा पे करेंगे। ये हम प्रेसिडेंसी एक्ट पढ़ रहे हैं अभी, तो हम उनको पूरा पैसा पे करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए उनकी सैलरी 100 रुपये है और उनकी 4 महीने की सैलरी हुई 400 रुपये, तो हम उनको सिर्फ 300 रुपये ही पे करेंगे, 400 रुपये पे नहीं करेंगे। और प्रोविंशियल एक्ट जो होता है हमारा, प्रोविंशियल एक्ट में हम सिर्फ पर, मतलब पर हेड, मतलब एक पर्सन को सिर्फ 20 रुपये ही देंगे, उससे ज़्यादा रुपए नहीं देंगे। लास्ट 4 मंथ में 20 रुपये से 20 रुपये तक ही देंगे। 19 रुपये दे सकते हैं, लेकिन 19 रुपये देंगे या 20 रुपये देंगे, 20-21 रुपये नहीं दे सकते। फिर आते हैं वेजेस। अब वेजेस क्या होते हैं? वेजेस जो हैं वो हम अपने फैक्ट्री वर्कर्स जो होते हैं उनको देते हैं वेजेस। तो फैक्ट्री वर्कर्स को हम जो है वेजेस देते हैं, और वेजेस जो हमारे होते हैं ये लेस देन 100 रुपीज़ होने चाहिए, 100 रुपीज़ से कम ही होने चाहिए। यानी कि 4 मंथ जो होते हैं, जिस दिन हमने पटिशन फाइल करी है गवर्नमेंट में, सॉरी कोर्ट में, और उसके 4 महीने पहले से हम सिर्फ 100 रुपये तक ही उन्हें रुपए देंगे, उससे ज़्यादा रुपए नहीं देंगे। ये हम प्रेसिडेंसी एक्ट में पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन में आपको ये बताएगा कि क्वेश्चन मुंबई, कोलकाता या चेन्नई का है, या रेस्ट ऑफ इंडिया का है। अगर कुछ नहीं देता है तो आप रेस्ट ऑफ इंडिया मानेंगे। और यही वेजेस, वेजेस प्रोविंशियल एक्ट में भी हम 20 रुपये ही पर हेड देंगे, यानी कि एक वर्कर को हम 20 रुपये ही देंगे, उससे ज़्यादा नहीं देंगे लास्ट 4 मंथ का। अब आता है रेंट। रेंट जो होता है, अगर हम प्रेसिडेंसी एक्ट, मतलब प्रेसिडेंसी टाउन्स में है, यानी कि मुंबई, कोलकाता या चेन्नई में है, तो हम जो है 1 मंथ का रेंट देंगे, और अमाउंट इसकी कोई नहीं है, मतलब मिनिमम अमाउंट कोई नहीं है। जितना भी रेंट होगा हमारा 1 महीने का, वो हमें लैंडलॉर्ड को देना पड़ेगा। लेकिन अगर प्रोविंशियल एक्ट है, यानी कि हम मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में नहीं रहते हैं, तो हमको रेंट देने की कोई ज़रूरत नहीं। मतलब हम रेंट ना भी दें तो भी हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा। मतलब रेंट अगर आपको दिया है तो उस क्वेश्चन में आप रेंट नहीं देंगे। उसके बाद हमारी आती है लिस्ट ई प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ मतलब जो भी हमारी एसेट्स हैं एक बिजनेस में, जो कि प्रॉपर्टी फिजिकल वैल्यू है जिनकी, जैसे कि फर्नीचर, मशीनरी, ये लिस्ट ई प्रॉपर्टीज़ में आते हैं। कैश इन हैंड, कैश इन बैंक, बुक वैल्यू एंड रियलाइजेशन ऑफ, बुक वैल्यू एंड रियलाइजेशन वैल्यू, यानी कि जैसे हम कोई एसेट को रियलाइज कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो उसकी जो वैल्यू होगी वो सब प्रॉपर्टीज़ में ही आएगी। उसके बाद आती है हमारी लिस्ट एफ। लिस्ट एफ में आते हैं डेट्स, सॉरी डेट, यानी कि जिनको हमने उधार दे रखा है, जो हमारे डेटर हैं। अब उसमें 3 प्रकार के डेटर होते हैं। एक होता है हमारे गुड डेटर, जो हमको पैसा वापस कर देंगे। एक होते हैं डाउटफुल, जिन पे हमें डाउट है कि ये शायद पैसा वापस ना करें। और सबसे लास्ट होते हैं वो बैड, यानी कि वो पैसा खत्म हो गया, मर गया, वो पैसा नहीं मिलेगा। उसके बाद आती है लिस्ट जी, बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज होता है जैसे कि प्रोमिसरी नोट, या बिल रिसीबल, ट्रेड ट्रेड रिसीबल। इसमें हमारे बिल्स रिसीबल आते हैं, प्रोमिसरी नोट्स आते हैं, और इनकी बुक वैल्यू और रिलाइजेबल वैल्यू सेपरेट दिखाई जाती है। वो हम फॉर्मेट में समझ लेंगे कि वो कैसे दिखाते हैं। और फिर एच आता है हमारा डिफिशिएंसी अकाउंट। डिफिशिएंसी अकाउंट क्या होता है कि कितना पैसा हमारे पास कम है जो कि हम पे नहीं कर पाएंगे, वो लिस्ट एच में लिखा जाता है। तो हम लिस्ट एच में रखते हैं कि हमारा डिफिशिएंसी अमाउंट कितना बचा हुआ है, वो हम डिफिशिएंसी लिस्ट, मतलब लिस्ट एच में रखते हैं। अगर आपको अभी भी नहीं पता है कि डिफिशिएंसी अमाउंट क्या होता है, तो मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ डिफिशिएंसी अकाउंट क्या होता है, अमाउंट क्या होता है। जैसे कि हमारा, हम ए हैं और कोई बी आदमी है जिसने हमको 5,000 रुपये का उधार दे रखा है, और हम अपने सारे एसेट्स को और सब कुछ बेच बाच के उसको सिर्फ 4,000 रुपये ही दे पा रहे हैं। तो जो 1,000 रुपये बचा हुआ है हमारा, वो हमारी डिफिशिएंसी कहलाएगा, और ये डिफिशिएंसी अकाउंट में लिखा जाएगा। तो चलिए अब समझते हैं इसका फॉर्मेट क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे इसमें 2 अकाउंट बनते हैं। पहला होता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स अकाउंट, और दूसरा अकाउंट होता है डेफिशिएंसी अकाउंट। तो हम सबसे पहले समझेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स अकाउंट। तो ये हमारे फॉर्मेट है डेफिशिएंसी अकाउंट का। तो अब हम इसे समझते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले हम इधर ग्रॉस लायबिलिटीज़ लिखते हैं, और फिर उसके बाद में हम लिखते हैं अपनी लायबिलिटीज़, और फिर उसके बाद आता है एक्सपेक्टेड टू रैंक्स, एसेट्स, और एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस। अब ये जो लायबिलिटी हमारी होती है, इसमें हमारी जो हमने अभी लिस्ट पढ़ी है 8 लिस्ट, उसमें 4 लिस्ट लायबिलिटी की साइड और 4 लिस्ट हमारी एसेट की साइड आती हैं। तो अब हम समझते हैं हम इसको लिखेंगे कैसे। तो इसको फॉर्मेट वाइज लिखते हैं। इसका फॉर्मेट आपको भूलना नहीं है, इसका फॉर्मेट सेम हमेशा ऐसे ही रहेगा। सबसे पहले अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट ए, उसमें आते हैं फुल
और फिर उसके बाद में आते हैं हमारे फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, और जो भी हमारी एस्टिमेटेड वैल्यू है उसको हम इसमें से माइनस कर देते हैं। अब इसका क्या करते हैं वो हम आपको क्वेश्चन में, जब हम आगे क्वेश्चन का वीडियो डालेंगे उसमें बताएंगे। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और फिर हम जल्द से जल्द क्वेश्चन के ऊपर भी वीडियो लाएंगे। फिर उसके बाद में हमारी आती है लिस्ट सी, पार्सली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। फिर उसके बाद में आती है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। एक्सपेक्टेड टू रैंक में हम उनका अमाउंट लिखते हैं, और फिर उसके बाद में हमारे आते हैं एसेट्स। एसेट्स में हम क्या लिखते हैं, एसेट्स में हमारी जो चार लिस्ट हैं, बची हुई चार लिस्ट हम एसेट्स में लिखते हैं। पहले हम लिखते हैं लिस्ट ई, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में मैंने आपको बता ही दिया, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, डिपॉजिट टू सॉलिसिटर इन पिटीशन, और फिर उसके स्टॉक इन ट्रेड, मशीनरी, ट्रेड एंड फिक्सचर्स, फर्नीचर्स, लाइफ पॉलिसी, अदर प्रॉपर्टीज जो हमारी आती हैं, ये सब हमारी लिस्ट ई में आती हैं। फिर इसके बाद हमारी आती है लिस्ट एफ, जिसमें हम अपने बुक डेट्स को लिखते हैं, जिसमें हमारे तीन प्रकार के जो डेटर होते हैं वो हमारे आते हैं। तो सबसे पहले हमारे गुड डेटर्स, फिर डाउटफुल डेटर्स, फिर उसके बाद में बैड डेटर्स, सबसे लास्ट। उसके बाद में हमारी आती है बिल ऑफ एक्सचेंज, यानी कि लिस्ट जी। हमारी जो लिस्ट जी आती है उसमें हम बिल ऑफ एक्सचेंज लिखते हैं, मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज में जितना हमारा क्वेश्चन में अमाउंट दे रखा होता है वो हम लिखते हैं। सबसे लास्ट जो लिस्ट आती है, पहले उसके बाद लास्ट लिस्ट निकालने के लिए वो हमें क्वेश्चन में कभी भी नहीं दे रखी होती है। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक साइड पहले ऐड करते हैं, एक साइड ऐड करते हैं। एक साइड ऐड करने के बाद में जैसे कि हमने ये वाली साइड ऐड कर ली, और फिर उसके बाद में ये वाली साइड का जितना टोटल होता है उसको हम इससे माइनस कर देते हैं, जो हमारा टोटल ग्रॉस टोटल आया है। और फिर उसके बाद में हमारा डिफिशिएंसी अमाउंट अकाउंट, सॉरी डिफिशिएंसी अकाउंट का अमाउंट आ जाता है। अब चलिए हम समझते हैं कि हमारा जो डिफिशिएंसी अकाउंट है उसका फॉर्मेट क्या है। अब ये हमारा डिफिशिएंसी अकाउंट का फॉर्मेट है। अब डिफिशिएंसी अकाउंट के फॉर्मेट में आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है कि हमारी जो जो फॉर्मेट है वो हमेशा ऐसे ही रहना चाहिए, इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। मतलब कोई भी क्वेश्चन आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते हैं या ऊपर नीचे नहीं लिख सकते हैं। तो अब हम समझते हैं डिफिशिएंसी अकाउंट। हमारे जो डेबिट साइड है, डेबिट साइड में हम हमेशा अपनी एक्सेस ओवर लायबिलिटीज़ को लिखते हैं। ये हमारी डेबिट साइड है और ये हमारी क्रेडिट साइड है, क्रेडिट साइड। अब हम अपनी डेबिट साइड में हमेशा लायबिलिटीज़ को लिखते हैं और क्रेडिट साइड में अपनी प्रॉफिट्स को लिखते हैं, जो कि सॉरी वो थोड़ा गलत कर दिया मैंने, कि डेबिट साइड में अपने प्रॉफिट्स को रखते हैं और क्रेडिट साइड में अपने लॉसेस को रखते हैं। अब लॉसेस और प्रॉफिट्स क्या होंगे, लॉसेस जो हमने, सॉरी प्रॉफिट्स जो हमने पिछले सालों में किए हैं वो हम लिखेंगे अपने डेबिट साइड, और जो भी लॉसेस हम चीज़ों को, जो हमारे प्रीवियस ईयर्स में जो भी प्रॉफिट हुए हैं वो हम हमेशा डेबिट साइड, और जो हमारे लॉसेस, जो हमें चीज़ों को बेचकर हमें लॉस होता है, जैसे मान लीजिए कोई हमारा एसेट जो था वो 4,000 रुपये का था। अब उस एसेट को हमने बेचा है और हमें सिर्फ 3,000 रुपये मिले, तो हमें 1,000 रुपये का लॉस हो गया। तो उस लॉस को हम डेफिशिएंसी अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे हमेशा। जो भी बैड डेट्स हैं, बैड डेट्स जो हमारे डेट हैं जो कि बैड हो गए, मतलब उन्होंने पैसा हमारा नहीं दिया या मार दिया हमारा पैसा, हम दूसरी भाषा में बोले तो, तब हम उनको, वो हमारा लॉस हो गया उस पैसे का, तो हम उसको क्रेडिट साइड में ही हमेशा लिखते हैं। लॉस ऑन रियलाइजेशन होता है कि जैसे हम कोई चीज़ बेचते हैं, जैसे कि मैंने भी ये आप लोगों को 4,000 वाला एग्जांपल दिया, वही जैसे कि लैंड और बिल्डिंग को बेचने पे हमें कोई लॉस होता है, प्लांट मशीनरी को बेचने पे लॉस होता है, फर्नीचर को बेचने पे लॉस होता है, स्टॉक को बेचने पे लॉस होता है, या एसेट को बेचने पे कोई लॉस होता है, तो उसको हम क्रेडिट साइड ऑफ डेफिशिएंसी अकाउंट में रखें। अब इस फॉर्मेट को आप देख सकते हैं और नोट कर सकते हैं। मैं ये सब इरेज कर देता हूँ और आप इसको नोट कर लें, और यही फॉर्मेट में हम बस खाली हमको अमाउंट्स रखने होते हैं और फिर हम उसके बाद में आंसर आ जाता है। और आप एक चीज़ जरूर ध्यान रखें कि डेफिशिएंसी जो हमारी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से निकली है उसके अकाउंट डेबिट साइड में ही रखने की, वैसा डेबिट साइड में हमेशा डेफिशिएंसी को ही रखें। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।